हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि हमारी HPTGT PYQ सीरीज चल रही है और हम कर रहे हैं 1994 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। इंजाइम्स की अगर हम बात करें तो इंजाइम्स क्या है, ऐसे टाइप के एक प्रोटीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, किसी भी रिएक्शन को इजी बना रहे हैं और रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको काफी डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। अब जब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हुई तो मतलब एफर्ट्स कम लग रहे हैं उसके लिए, राइट? उस रिएक्शन के लिए एफर्ट्स कम लग रहे हैं, तो वही काम एंजाइम्स का है। तो पहला आंसर हो जाता है हमारा प्रोटीन्स। नेक्स्ट, एट विच टेम्परेचर द एंजाइम एक्टिविटी वुड बी मैक्सिमम। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहां एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है? ठीक है, अब एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। एंजाइम गेट डीएक्टिवेटेड एट हायर टेम्परेचर। एंजाइम गेट डीएक्टिवेटेड एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो एंजाइम जब हाई टेम्परेचर पर डीएक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब एंजाइम्स को नॉर्मल टेम्परेचर, कोई फिजिबल टेम्परेचर चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, राइट? एंजाइम्स को फिजिबल टेम्परेचर चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। अब वो ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंजाइम के लिए वो टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। चलिए फिर, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसमें, 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब हायर नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है और एंजाइम्स के लिए काफी अच्छा है। बाकी सारे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होते हैं, क्या हालत हो जाती है 45 डिग्री पे, 55 डिग्री पे, तो इंसान का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट, जाइमोगन्स। अब जाइमोगन्स क्या होते हैं? जाइमोगन्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, जाइमोगन्स ऐसे एंजाइम होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। अब किसी भी एंजाइम को अगर एक्टिवेट करना है, मतलब जाइमोगन को एक्टिवेट करना है, तो उसमें से कोई भी एक प्रोटीन का पार्ट रिमूव करना पड़ता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। अगर जाइमोगन को हमें एक्टिवेट करना है, मतलब एंजाइम बनाना है, टोटल प्रॉपर एंजाइम बनाना है, तो उसके प्रोटीन पार्ट को निकालना होगा और उससे क्या होगा, जाइमोगन एक्टिवेट हो जाएगा और ये फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अदरवाइज जाइमोगन क्या है, इनएक्टिवेटेड इंजाइम है, और इनएक्टिवेटेड इंजाइम प्रिकर्सर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो आगे जाके एक्टिवेट होगा और पूरा अपना काम करेगा, जो भी इंजाइम काम कर रहा है, राइट? नेक्स्ट, विच इंजाइम इज रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द रिजर्व फूड मटेरियल लिपिड इन कैस्टर सीड्स। फैट्स और लिपिड्स की जनरली जब हम बात करते हैं, फैट्स एंड लिपिड्स की जब भी हम जनरली बात करते हैं, तो जो भी एंजाइम इसके लिए रिक्वायर होता है उसको हम बोल देते हैं लाइपेज। लाइपेज डाइजेशन करता है जनरली फैट्स एंड लिपिड्स की, चाहे वो हमारी बात हो, चाहे वो कैस्टर सीड्स की बात हो, कहीं भी हो, तो जो एंजाइम है फैट को डाइजेस्ट करेगा, लिपिड्स को डाइजेस्ट करेगा, वो कौन है, लाइपेज। क्लियर? नेक्स्ट, out of the total enzymes present in the cell, mitochondria alone is। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, अब जब माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, मतलब क्या कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, फॉस्फोरिलेटेड ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कर रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स हमें ज्यादा चाहिए क्योंकि हर टाइम तो एनर्जी ये दे रहा है। जो भी हम काम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, कितने काम करते हैं हम, सोचने का काम, उठाने का काम, मैं हाथ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एंजाइम्स कहाँ होने चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 70% जो इंजाइम्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन चल रही है, कॉन्टिन्यूअस डाइजेशन हो रही है हमारे फूड की, जो एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, जिसको हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ काम करने में।
जिसमें हम सोच भी रहे हैं तब भी एनर्जी लग रही है, कुछ भी कर रहे हैं, छोटे से छोटा काम वो क्या रिक्वायर करता है, एटीपी रिक्वायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी लिविंग सेल हैज हर लिविंग सेल में क्या होता है, लिविंग सेल की बात करें, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल में होता है, बट किस किस की बनी होती है ये बस अलग अलग होता है। ठीक है, वैसे जनरली मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की ही बनी होती है मेम्ब्रेन। अब मेम्ब्रेन सब में होती है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, मेम्ब्रेन सब में बनी होती है, मेम्ब्रेन सब में होती है। ठीक है, अब फूड वैक्यूल की बात करें, फूड वैक्यूल सब में नहीं होता है, कई एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, स्मॉल होता है, या एनिमल सेल में एब्सेंट भी हो सकता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में एब्सेंट, काफी मतलब क्लोरोप्लास्ट एनिमल में एब्सेंट है, फंजाई में एब्सेंट है। ठीक है, सेल वॉल, सेल वॉल भी एनिमल सेल में एब्सेंट है। तो हमारे क्या हुआ आंसर, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, एक्सेप्शनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, जिसको जिसको सेल हम कंसीडर करते हैं उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, सियालिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, सियालिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो सियालिक एसिड कहाँ होता है, सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन में होता है जनरली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन में होता है, और हेल्प क्या कर रहा है, सियालिक एसिड हेल्प क्या कर रहा है। ठीक है, पहले तो ये नेगेटिवली चार्ज मोनोसेक्राइड है, मतलब शुगर है, नेगेटिवली चार्ज मोनोसेक्राइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और हेल्प करेगा सेल टू सेल इंटरेक्शन में, सेल टू सेल इंटरेक्शन में, और सेल को जो भी मतलब सेल टू सेल इंटरेक्शन समझ गए ना आप, है ना, सेल टू सेल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, मतलब एक सेल से दूसरे सेल में जितना भी लिक्विड वगैरह पास हो रहा है वो सारा इसी की वजह से हो रहा है। कोई सिग्नल जा रहा है, सेल सिग्नलिंग के काम आ रहा है, सेल सिग्नलिंग के काम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेल सिग्नलिंग के भी काम आ रहा है, सारे काम कौन कर रहा है, सियालिक एसिड, और कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल नहीं होती है, सेमी परमिएबल होती है ना, लो करती है चीजों को आना जाना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, बीट रूट डज नॉट लूज कलर, दिस इज बिकॉज, बीट रूट की अगर हम बात करें तो बीट रूट क्या है, ठीक है, बीट रूट क्या है, एक प्लांट सेल है। ठीक है, और इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, इम्परमिएबल बोल लो, सेमी परमिएबल बोल लो। और अगर हम बात करें हायर टेम्परेचर की, तब जाके सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, डिग्रेड होनी स्टार्ट होती है हाई टेम्परेचर पे। अगर कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है तो बीट रूट अपना कलर इजीली लूज नहीं करेगा, डज नॉट लूज कलर इजीली। ठीक है, मतलब सेल मेम्ब्रेन पे कोई असर नहीं पड़ेगा कोल्ड टेम्परेचर पे। अगर हाई टेम्परेचर देंगे सेल मेम्ब्रेन को तो सेल मेम्ब्रेन पे असर होगा, और सेल मेम्ब्रेन क्या है, इम्परमिएबल रहेगी। हमारा आंसर हो जाता है बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल। ठीक है, इसीलिए उसका कलर बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इज, वेरी इजी क्वेश्चन। यू क्या है, ट्रू, करियो क्या है, करियोन क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोकैरियोट क्या है, प्रो मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस। अब यूकैरियोट की हम बात करते हैं तो हम न्यूक्लियस पे ही करते हैं, ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा है, न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस की फॉर्म में ही प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ही बोला जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पे एक और चीज आती है, डबल मेम्ब्रेन
bound organelles are present. Bound organelles are present. Double membrane bound organelles are present in यूकैरियोट्स, और यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट. ठीक है, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं. तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? न्यूक्लियस. यहाँ पे न्यूक्लियस की प्रेजेंस में हम उसको देखते हैं. अच्छा, प्रोक्रियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स. प्रोक्रियोटिक जेनेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे एग्जांपल बता दो. प्रोक्रियोट्स की एग्जांपल क्या हुई? बैक्टीरिया, किंगडम मोनरा. ठीक है, किंगडम मोनरा इनकी बहुत बड़ी एग्जांपल है. और यहाँ पे हम सारे आगे एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, फंजाई, ये सारे आगे. नेक्स्ट, प्रोक्रियोटिक जेनेटिक सिस्टम की बात करें तो प्रोक्रियोटिक जेनेटिक सिस्टम में डीएनए होता है बट हिस्टोन्स नहीं प्रेजेंट होते. नो हिस्टोन्स आर देयर. हिस्टोन्स प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, डीएनए प्रेजेंट है, नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर. तो आंसर क्या हो जाता है? डीएनए बट नो हिस्टोन्स. नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट नोन सेल इज दैट ऑफ. स्मॉलेस्ट नोन सेल की अगर हम बात करें तो हमें पता है वो माइकोप्लाज्मा है. ठीक है, माइकोप्लाज्मा किसमें आता है? किंगडम मोनरा में आता है. स्मॉलेस्ट नोन सेल इज माइकोप्लाज्मा, इट कम्स इन किंगडम मोनरा. और माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है, और ये स्मॉलेस्ट है. ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म नोन है, और ये निमोनिया करता है ह्यूमंस में, एनिमल्स में मतलब. तो हमारा आंसर हो जाता है प्लूरोनिमोनिया. क्लियर? द एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ. एंडोस्केलेटन जब भी वर्ड आता है तो एंडोस्केलेटन आता है हार्ट टिश्यू. जैसे हमारे अंदर हार्ट टिश्यू क्या है? बोन्स. ठीक है, तो हमारे अंदर हार्ट टिश्यू क्या है? बोन्स, राइट. एंडोस्केलेटन. और एक्सोस्केलेटन, जैसे इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स में क्या होता है? काइटिन का बना होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है बाहर. ठीक है, तो एंडोस्केलेटन क्या हुआ? जो रिजिडिटी प्रोवाइड करे, राइट. जो चीज रिजिडिटी प्रोवाइड करे उसको बोल दिया एंडोस्केलेटन. अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल में जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? जो सारे ऑर्गेनेल्स को अच्छे से रखता है अंदर और एक मतलब शेप देता है. तो जेली लाइक क्या है? वो साइटोप्लाज्म. जेली लाइक साइटोप्लाज्म. और माइक्रोफिलामेंट्स बोल सकते हैं. और माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करने, मतलब सेल को एक शेप देते हैं, राइट. चलते हैं. हिस्टोन ऑक्युपाइज द मेजर ग्रूव ऑफ डीएनए एट एन एंगल ऑफ. हिस्टोन की अगर हम बात करें, मेजर ग्रूव ये होते हैं मेजर एंड माइनर ग्रूव. मेजर ग्रूव इस तरह से होता है, ठीक है. माइनर ग्रूव थोड़ा सा कट. मेजर ग्रूव ये वाला हो गया. तो ये जो हिस्टोन इस पे रहेगा तो वो 30 डिग्री पे रहेगा. हिस्टोन क्या करता है? वैसे जनरली हिस्टोन प्रोटीन है जो हेल्प करेगा डीएनए को बाइंड करने में. डीएनए को बाइंड करने में हेल्प करेगा. बाइंड करने में हेल्प करेगा मतलब न्यूक्लियोसोम्स आगे जाके बनेंगे, न्यूक्लियोसोम्स वाली शेप. ठीक है, इस तरह से. और ये डीएनए को क्रोमोसोम बाइंड करने मतलब क्रोमोसोम बनाने में हेल्प करेगा. तो 30 डिग्री हेलिक्स. हेलिक्स क्या है? ये डबल स्ट्रक्चर. ठीक है, 30 डिग्री पे होता है स्टोन. नेक्स्ट, न्यूक्लियोइड इज. अच्छा, न्यूक्लियोइड क्या बताया अभी अभी मैंने कि प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड. और ये सेल में इस तरह से प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल में ऐसे ही प्रेजेंट होता है, मतलब कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और ऐसे ही प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में. ठीक, सस्पेंडेड बोल सकते हैं इसके लिए. सस्पेंडेड टर्म है, सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म, ये बोल दिया. ठीक है, न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियोलर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. ठीक है, बिल्कुल. पहला क्या? अ सिंगल ऑफ इनएक्टिवेटेड न्यूक्लियस तो नहीं होता. प्रोटीन भी इसमें नहीं होता. अ ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स एसोसिएटेड विद प्रोटीन, बिल्कुल नहीं. अ न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस.
क्रोमोसोम एसोसिएटेड प्रोटीन होता ही नहीं इसमें। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट इनसाइड द सेल। ठीक है, अब इनमें से कुछ ऐसा है जो इन्होंने बोला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड है बट इनसाइड द सेल वॉल है, मतलब इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है कहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस यहाँ पे स्फीरोसोम्स नहीं, परोक्सिसोम्स नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, ये सारे अंदर होते हैं। और लोमासोम की अगर हम बात करें तो लोमासोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होता है। और ये हेल्प क्या करता है प्लांट को? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सेल का इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया। और ट्रांसपोर्ट करता है आयंस को और फैसिलिटेट करता है आयंस के ट्रांसपोर्ट को। और ये यहाँ प्रेजेंट होता है, तो क्या बोलते हैं इसको? लोमासोम इज द आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज रिवील्ड द प्रेजेंस ऑफ। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हमें पता चला था कि ये क्या होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इन पे कुछ ऐसी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस पता चला था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस पता चला था। और हमें पता चला था कि कुछ ग्रेन्यूल लाइक चीज है जो रफ पे प्रेजेंट है बट इट इज एब्सेंट इन स्मूथ। ठीक है, तो इसको क्या बोला गया? ये क्या पता चला कि ये राइबोसोम्स है। ठीक है, जो हेल्प करते हैं प्रोटीन के बनने। येलो एंड ऑरेंज कलर ऑफ पेटल्स एंड फ्रूट इज ड्यू टू। येलो एंड ऑरेंज कलर की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं? ग्रीन कलर कंटेन करते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर। क्रोमोप्लास्ट में क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं। ठीक है, जो भी येलो ग्रीन ये सारे कलर होते हैं, ये सॉरी येलो ऑरेंज ये सारे कलर कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। रेड भी, इवन टमाटर को भी रेड कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? ल्यूकोप्लास्ट ऑयल स्टोर करता है, कलरलेस टाइप होता है, ऑयल स्टोर करता है। और कलरलेस टाइप का क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, सॉरी प्लास्टिड होता है। उसके बाद एंथोसियानिन्स। एंथोसियानिन्स अलग पिगमेंट है जिनका अलग काम है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, चलिए आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स वुड यू नेवर फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब मैंने क्या बताया? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमें किसमें नहीं मिलते हैं? प्रोकैरियोट्स में। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, राइट? तो प्रोकैरियोट्स में हमारे क्या एग्जांपल आती है? बैक्टीरिया। अब यहाँ पे राइजोपस क्या है? राइजोपस क्या है? फंजाई, स्पाइरोगायरा एल्गी, अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है, किसमें आया? प्रोटिस्टा में आया, अमीबा प्रोटिस्टा में। बैक्टीरिया किसमें आया? किंगडम मोनरा में। और किंगडम मोनरा क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनरा क्या है? प्रोकैरियोट्स। तो हमारा आंसर क्या है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल इज। माइटोकॉन्ड्रिया का
की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है, उस मतलब सेल में सेल की लोकेशन पे प्रेजेंट करता है कि उसमें कितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ठीक है, प्लांट्स में कंपैरेटिवली लो होते हैं, एनिमल्स में ज्यादा होते हैं क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो वेरिएबल। नेक्स्ट, which of the following types of plastids are commonly found in the cell not exposed to light? अब सेल्स जो लाइट को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, नॉट एक्सपोज टू लाइट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या करेंगे? ऑयल स्टोर करते हैं, कलरलेस होते हैं, ऑयल स्टोर करते हैं, ऑयल एंड फैट। और इसका कुछ लेना देना है लाइट से? नहीं। और क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट पर्पल लीव्स, येलो लीव्स, ये तो हमें बाहर बाहर से ही दिख जाते हैं, है ना, आराम से दिख जाती हैं ये चीजें तो। और ये थोड़ा सा सन से, लाइट से रिलेशन है इसका। क्लोरोप्लास्ट का तो है ही लाइट से, ग्रीन कलर है। ठीक है, डायरेक्टली रिलेशन है लाइट से, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो लाइट से जिसका लेना देना नहीं है वो कौन से सेल्स हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लियर? Next, if the contents of a leaf tissue are carefully fractionated, which of the following fractions could be called alive? अगर हम लीफ टिश्यू के कंटेंट को अलग से निकाल लेंगे तो कौन सी चीज जिंदा रहेगी? ईआर बिना न्यूक्लियस के जिंदा नहीं रहती, सेल वॉल भी नहीं, राइबोसोम भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं ना, इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है और इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सेमी ऑटोनोमस, अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है, अपनी डुप्लीकेशन कर लेता है। ठीक है, अपनी डुप्लीकेशन कर लेता है, अपने आप रेप्लिकेट कर लेता है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अलाइव रहेगा। ठीक है, अगर हम निकाल भी दें तब भी माइटोकॉन्ड्रिया विल स्टे अलाइव। तो हमारा आंसर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, लाइट और सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी। अब एटीपी, लाइट और सोलर एनर्जी कौन कन्वर्ट कर रहा है? हमें पता है, दैट इज कन्वर्टेड बाय क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम इज प्रेजेंट इन। ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ऑटोनॉमिक जीनोम सिस्टम किसमें होता है? ऑटोनॉमस, अभी मैंने बात की, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ऑटोनॉमस मतलब सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ठीक है, तो सेल्फ रेप्लिकेशन कौन कौन करता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर टू ऑर्गेनिज्म विच आर सेल्फ ऑटोनॉमस एंड कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, from recent studies it has been found that pre-existing plastids arise from। pre-existing plastids किससे arise करते हैं? ठीक है, अब प्लास्टिड्स हमें पता है, प्लास्टिड्स क्या करते हैं? अपने फंक्शन के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं कि उसको ल्यूकोप्लास्ट बनना है, उसको क्रोमोप्लास्ट बनना है, उसको क्लोरोप्लास्ट बनना है, कौन सा कलर देना है, क्या करना है। तो प्लास्टिड जब बनते हैं तो प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड से बनते हैं। और ये प्रोप्लास्टिड वाला फीचर किसमें होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो अभी डिवीजन के काबिल होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं? रैपिडली डिवीजन करते हैं। तो अभी डिवीजन हो रही होती है, रैपिड डिविजन्स करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, और इसीलिए प्रोप्लास्टिड अभी डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में नहीं होता, इसीलिए ये आगे जाके क्या बनाता है? प्लास्टिड्स। चलिए फिर ठीक है, हमारा 1994 का HPTGT बायोलॉजी का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, और नीचे गए रेफरेंस पे आप इस टॉपिक की डिटेल में जा सकते हैं। अच्छे से पढ़ना है तो आप इन बुक से पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।